और भाई बात करते हैं हम लोग चैप्टर कॉल्ड टू ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है? हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें देखने में हेल्प करता है। तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैसी शेप है ह्यूमन आई की? कॉन्वेक्स शेप है। कैसी शेप है भाई? कॉन्वेक्स शेप। कैसी है? कॉन्वेक्स शेप। और ह्यूमन आई जो है वो किन किन पार्ट से बना हुआ है? कॉर्निया से बना हुआ है ह्यूमन आई में। और क्या होता है? आइरस होता है, प्यूपिल होता है, हमारे पास आते हैं सिलेरी मसल्स, आई लेंस, अगली चीज जो आती है दैट इज योर रेटिना, फिर एक है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन आई में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन आई की सबसे स्पेशल बात है कि इसका जो आई लेंस होता है वो ध्यान रखना सारे के सारे कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। जो आई लेंस होता है भाई वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। आई लेंस कैसा होता है बेटा जी? फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप उसे एक से डिफरेंट अपने उसकी थिकनेस को चेंज करके उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। आई लेंस की क्या होती है? वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। क्या होती है? वेरिएबल फोकल लेंथ। क्या होती है बेटा जी? वेरिएबल फोकल लेंथ। अगली चीज पर ध्यान देंगे। अब सबसे पहला आता है हमारे पास कॉर्निया। तो कॉर्निया की बात करते हैं तो कॉर्निया क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है। तो कैसा होता है? कॉन्वेक्स शेप में होता है, बल्जिंग आउटवर्ड होता है। ठीक। और ये किसकी आई बॉल के अंदर स्टोर रहता है। क्लियर? कॉर्निया क्या? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन आई। और इस कॉर्निया कैसा होता है? इट इज फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड टू बी एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर लिक्विड एक प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड टू बी योर एक्वस ह्यूमर। कौन सा लिक्विड होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। उस एक्वस ह्यूमर से आईज में क्या जाती हैं? लाइट रेज जाएंगी। उसके बाद दूसरी चीज आती है आइरिस। आइरिस होता है कलर्ड पार्ट ऑफ एन आई। आइरिस क्या है? कलर्ड पार्ट ऑफ एन आई। किसी का आइज ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, दैट कलर पार्ट। उस कलर पार्ट के बीच में एक ब्लैक कलर की डॉट होती है। क्या होती है? दैट ब्लैक डॉट is called to be pupil. That is called to be pupil. That is called to be pupil. That black dot is called to be pupil होती है। क्या होता है? pupil होता है। वो pupil क्या करता है? इसका मेन फंक्शन होता है it allows the entry of light into an eye. Entry of लाइट इनटू एन आई। जितना पॉइंट आपको बता रहा हूं उतना ही पॉइंट अगर आप लिखाएंगे पेपर में तो नंबर मिल जाने आपको। ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं। इट इज दैट पार्ट ऑफ एन आई ड्यू टू विच लाइट एंटर इनटू एन आई। और इसके अंदर एंटर करने के लिए इसके साइज में जो चेंजिंग करता है, साइज चेंजिंग की जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसकी है? आयरिस की है। आयरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट एंटर करनी है, इट पासेज द लाइट टू द आई लेंस। अब अगर सराउंडिंग में आई लाइट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? प्यूपिल आपका आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल का साइज डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? प्यूपिल का साइज। अब जैसे भाई प्यूपिल का साइज डिक्रीज हुआ, क्या हुआ रजय? प्यूपिल का साइज डिक्रीज हुआ तो इट विल अलाउ द लेस एंट्री ऑफ एन आई। तो आई जो आइरिस है वो छोटा हो जाएगा, आइज थोड़ी कम खुलेंगी अगर ज़्यादा लाइट में। अगर आप अंधेरे में तो आपको अपनी आइज से बड़ी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा एंट्री ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। तो iris is an part of an eye which control the size of pupil and which controls the amount of light entry into an eye. अब यहाँ से आई से जब लाइट प्यूपिल से लाइट वो गई तो कहाँ जाती है? इट गोज टू बी दी आई लेंस। आई लेंस कैसा है आपका? आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स है, फ्लेक्सिबल है और अटैच टू सेलेरी मसल्स है। क्या है? अटैच टू सेलेरी मसल्स। सेलेरी मसल से अटैच होने का बात मतलब क्या है? सेलेरी मसल से अटैच होने का मतलब है कि ये अपनी थिकनेस को रिलैक्स रहेगा तो एकदम थिन रहेगा, स्ट्रेच रहेगा तो रहेगा फ्लेक्सिबल, मतलब मोटा हो जाएगा। तो जितना द लेंस मोटा होता है उतना ही उसकी पावर ऑफ कन्वर्जेंस होगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। जितना मोटा लेंस उतनी पावर ऑफ कन्वर्जेंस।
और जितनी ज़्यादा पावर ऑफ कन्वर्जेंस होगी उतनी ही कम फोकल लेंथ होगी। तो जब स्ट्रेच या कुछ होता है तो सिलेरी मसल्स कन्वेक्स फ्लेक्शन में चेंजेस दी, ये क्या करते हैं, एडजस्ट दी फोकल लेंथ, एडजस्ट दी फोकल लेंथ। ठीक है, आज समझ में। अब यहाँ से आपको क्या होगा, लाइट कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होकर लाइट कहाँ जाती है, रेटिना पे जाती है। रेटिना पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रॉड, दूसरी होती है कोन। रॉड का काम क्या होता है, रॉड का काम होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना। कैसे डिटेक्ट करना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। कोन का काम क्या है, टू डिटेक्ट द कलर। ये क्या करेंगे, इट विल डिटेक्ट द कलर, राइट, इट विल डिटेक्ट द कलर। आई बात समझ में। रॉड्स हमारी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, कोन्स हमारे कलर को डिटेक्ट करेंगे। और रेटिना पे क्या होता है, रॉड और कोन्स होते हैं, वो जैसे उनके ऊपर लाइट रे पड़ती है इनकी एक्टिवेशन हो जाती है, वो अपने आप डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को इमेज बना के रेटिना पे फर्दर पास कराते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो पासिंग है वो कैसे होगी, पासिंग होगी यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू। कैसे होगी भाई, अब इमेज बन गई रेटिना पे, ब्रेन तक जानी है। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस आपको बनाता है रियल और इन्वर्टेड में। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है भाइयों, है ना, इन्वर्टेड होती है। क्या होती है राजे, इन्वर्टेड। तो ये कैसी इमेज बनाएगा, रियल इन्वर्टेड। ऑप्टिक नर्व उस इमेज को लेके जाएगी और ब्रेन को उल्टी करके दिखाएगी, मतलब इन्वर्टेड का इन्वर्टेड सीधा, और हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, सीधा। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ये प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात। अगली चीज आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगला हमारे पास आता है कि रोल ऑफ सिलेरी मसल्स। आपको एक तो बताया, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को दूर की चीज देखनी है, क्या करना, ऑब्जेक्ट को दूर की चीज देखनी है, तो दूर से जब लाइट आती है तो लाइट को कहाँ कन्वर्जन होता है, फोकस में कन्वर्ट होता है। इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रही है तो इट विल इजिली कन्वर्ज एट फोकस। तो दूर की चीजें देखनी है, पावर ऑफ कन्वर्जेंस उतनी ज्यादा करानी नहीं है, तो आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा फोकल लेंथ रहती है उतनी ज्यादा पावर ऑफ कन्वर्जेंस होती है। पावर का फॉर्मूला बताया था ना, पावर ऑफ आई लेंस का क्या होता है, 1/f। एफ डिनोट्स फोकल लेंथ, एफ डिनोट्स फोकल लेंथ। ठीक, आज समझ में, क्लियर, एफ डिनोट्स फोकल लेंथ। आज बात समझ में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्लियर, अगली चीज यहाँ पे दूर की चीजें देख रहे हैं, दूर को देखना है तो आराम से आंखें बंद करके भी दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा देख रहे नहीं देख रहे, आंखें बंद कर लो, दूर तक दिखेगा। आई लेंस क्या होता है, रिलैक्स हो। इसलिए हमारे को क्या कहते हैं, जब टीवी वगैरह देख रहे हो तो दूर से देखना है ना। अब हमारे समीर भाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखेंगे तो पास से आके फाड़ फाड़ के देखेंगे, नाइस ब्यूटी, स्माइल कर रहा है, ब्लफ कर रहा है। झूठे आदमी, पहले पढ़ाई कर ले, अभी से लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। बता, पापा को बताता हूँ तेरे आज शाम को मैं क्या कर रहा, पापा खुद लड़की के चक्कर में। ऐसे खतरनाक हंसी नहीं होती, लोगों को नहीं डराना। चलो वापस आ जाओ सारे। तो क्या है, समझ रहे मिस्टर भोला। तो क्या करना पुत्र, फोकल लेंथ क्या है, दूर की जब चीज देखनी है तो फोकल लेंथ एकदम मैक्सिमम हो गई। फोकल लेंथ मैक्सिमम तो आई लेंस कैसा होगा, पतला होगा, रिलैक्स पोजीशन पे। अब पास की चीज भी देखनी है तो उसमें क्या करना है, कन्वर्जेंस पावर ज्यादा चाहिए। उसमें क्या चाहिए भाई, कन्वर्जेंस पावर। अब जब ज्यादा कन्वर्जेंस पावर चाहिए तो क्या करोगे, ज्यादा कन्वर्जेंस पावर के केस में फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। आई लेंस क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ताकि पावर ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा हो। तो वो क्या होगा, तब फोकल लेंथ मिनिमम करनी पड़ेगी। अब ये फोकल लेंथ को चेंज करना, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं पीछे तक अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर 100-200 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो मैं पहले बच्चों को देख रहा हूँ और 200 बच्चे को भी देख रहा हूँ, तो मुझे दोनों चीजों को एड्रेस करना है बेटा जी। आई हैव टू एड्रेस इन बोथ द केसेस। और जब बोथ द केसेस पे एड्रेस करेंगे तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा जी। तो क्या होगा, मेरे को यहाँ से भी मेरे को इमेज बनानी है और दूर वाली बनानी है। उस केस में आई लेंस को दोनों इमेजेस बनानी है साथ साथ, और उस केस में आई लेंस की पोजीशन थिक भी होगी और थिन भी होगी। तो ये जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम है
वो कौन करते हैं? सिलेरी मसल्स करते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेरी मसल टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, राइट। आया बात समझ में? यस एवरीवन? हाँ जी, चलो इतनी बात क्लियर है तो बोलो यस। अब अगली चीज आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टू बी पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या आती है बेटा जी? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की कहानी है क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन की कहानी ये है पुत्र जी कि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अभी हम लोग जब देख रहे हैं एबिलिटी ऑफ आई के टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट, एंड आई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड एज फार एज एन इन्फिनिटी। हम लोगों को आसमान में तारे भी दिखाई देते हैं और पास में पड़ी हुई नीडल भी दिखाई देती है, दोनों चीज हम लोग देखते हैं। द पावर ऑफ एन आई टू सी द डिस्टेंट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। अभी क्या होता है जब हम लोग कोई दूर की चीज देखते हैं, समझने वाली चीज है, जब दूर की चीज देख रहे होते हैं तो उस समय में हमारे जो सिलेरी मसल्स होती हैं फुल्ली रिलैक्स होती है। फुल्ली रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, ये फार अवे पॉइंट है, फार अवे पॉइंट पे सिलेरी मसल्स क्या करेंगे? सिलेरी मसल्स बेटा जी रिलैक्स हो जाएंगे। सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगी? अब रिलैक्स पोजीशन होने की वजह से आई लेंस कैसा होगा? थिन होगा, मैक्सिमम फोकल लेंथ होगी, और क्या केस आएगा? लो पावर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा। क्या आएगी बेटा जी? लो पावर ऑफ। इस केस में आई को आप लोग क्या कहते हैं? किस पोजीशन पे है? अनएकोमोडेटेड पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? अनएकोमोडेटेड पोजीशन। इस पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? as far as sun और द स्टार्स इस पोजीशन पे है, राइट मेरे बेटा? बात समझ में आई? अब जब हमारे को नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना, कौन सा देखना बेटा जी? नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना। कौन सा ऑब्जेक्ट देखना राजे? नियर बाय ऑब्जेक्ट। जब आप इस नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। नियर बाय ऑब्जेक्ट के केस में हमारे सिलेरी मसल्स क्या करेंगी? सिलेरी मसल्स हमारे स्ट्रेच करेंगे। क्या करेंगे पुत्र? स्ट्रेच करेंगे। और जब सिलेरी मसल्स हमारी स्ट्रेच करेंगे तो आई लेंस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज हो जाएगी। और पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज होकर इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे दोबारा बन जाएगी। इस वजह से हम लोग 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक सारी चीज़ों को ध्यान से देख पाते हैं। ये हमारी विजन की रेंज है। ये क्या है? हमारी विजन रेंज है जहाँ तक हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, 25 टू इन्फिनिटी, राइट। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब क्या होता है, देखो ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ ना कुछ कई बार मसल्स वीक रह जाती हैं, वन और द अदर रीजन। कई बार सिलेरी मसल्स फुली रिलैक्स नहीं हो पाती, और कई बार किसी वजह से किसी की आई बॉल बड़ी है, किसी का आई लेंस में कोई डिफेक्ट हो गया, बाय बर्थ कोई डिफेक्ट आ गया, या किसी का कॉर्निया डैमेज हो गया, कुछ भी रीजन होने से आईज में डिफेक्ट आते हैं। हम ब्लाइंड डिफेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिर्फ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे जो विद द एज या फिर एक्सेस ऑफ द कंडीशंस की वजह से आ जाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे। अगले आते हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टू बी डिफेक्ट इन आईज। डिफेक्ट ऑफ एन आई। तो सबसे पहला डिफेक्ट कौन सा है हमारे पास? मायोपिया। सबसे कौन सा है? मायोपिया। मायोपिया बोल लीजिए, मायोपिक आए बोल लो, बात एक ही है। मायोपिया बोल लो, मायोपिया आए बोल दो। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं बेटा जी? शॉर्ट साइटेडनेस ना कई बार कंफ्यूज करता है बच्चों को। व्हाट डज इट शॉर्ट साइटेडनेस मींस? शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि आपको जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे क्लियर दिखाई दे रहा था, अब वो इन्फिनिटी वाला विजन क्लियर नहीं आएगा आपको। उससे जो आपकी साइट की रेंज थी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से रेंज आपको क्या दिख रही है? जैसे मैं अपना चश्मा उतार दूं तो मुझे 100 मीटर 50 मीटर तक की डिस्टेंस ही क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर मेरे को आगे ब्लर आने लग जाएगा, पता चलेगा कुछ है, बट लेकिन मैं क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पीछे कुछ एसी के ऊपर हमें नहीं पता चला हिटाची का लिखा है किसका लिखा है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? अपने सुंदर से प्यारे से चश्मे लगाने पड़ेंगे, स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या है बेटा? शॉर्ट साइड, दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही। इसका क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल अभी आई साइट बढ़िया है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया दूर छत से, आप देख रहे हो भाई सारी बातें, अब आंख वाँख खराब होगी, बेचारा बंदे को समझ नहीं आ रहा, वो कह रही नहीं आज पापा घर में तो मिलने मत आइयो,
लड़का चला गया मिलने, भाई साहब पापा से पिटाई हो गई, प्रिकॉशन है ना, लेनी है बेटा, ध्यान से चश्मा पहना कर तू भी। शॉर्ट साइटनेस, ठीक, क्लियर। मायोपिक आए, शॉर्ट, बात समझ में आई, क्लियर, शांत, बड़ा खुशाल। शॉर्ट साइटेडनेस, दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। अब भाई दूर की चीजें क्यों नहीं दिखाई देंगी? दूर की चीजें कब देखते थे? जब आई लेंस फुल्ली रिलैक्स होता था। मतलब इसमें क्या है कि आई लेंस फुल्ली रिलैक्स नहीं हो रहा, तो पहला क्या कारण बन सकता है? आई लेंस डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, आई लेंस प्रॉपरली रिलैक्स होता ही नहीं है। आई लेंस जब प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा तो हमें दूर की चीजें भी दिखाई नहीं देंगी। मतलब कि फोकल लेंथ क्या हो गई बेटा? फोकल लेंथ डिक्रीजेस हो गई, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस बन रही है। क्या बन रही है? हाई पावर। तो आई लेंस की क्या हो जाती है? पहला रीजन क्या बना? हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस। इस रीजन में क्या है? हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस है। तो देखना भाई होता क्या है, ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई से जो पैरेलल रेज आ रही हैं, दे आर गोइंग टू मीट एट रेटिना, दे आर गोइंग टू मीट एट रेटिना। ये नॉर्मल आई है। अब नॉर्मल आई जब हमारी मायोपिक आई होगी तो सिलेरी मसल्स फुल्ली रिलैक्स नहीं हुई, आई लेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा मोटा हो जाएगा। मोटा होने के से क्या होगा? दोनों रेस कहाँ मीट करेंगे बाबू? बिफोर, यहाँ से ऐसे, बिफोर रेटिना। कहाँ मिल रही हैं? बिफोर रेटिना मिल रही हैं। हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस की वजह से। किसकी वजह से मिल रही है बेटा? हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस। मेरी बात समझ में आई तो बोलो यस। हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस। हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा? कई बार क्या दूसरा रीजन आता है? आई बॉल टू लॉन्ग, आई बॉल टू लॉन्ग, टू लॉन्ग है तो क्या हुआ? कन्वर्जेंस ज्यादा हो गई, पहले ही मीट कर गया। ठीक है, क्लियर। अब इधर क्या है? इधर पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। हमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा डिक्रीज कराना है। तो भैया ऑपोजिट लेंस लगाना चाहिए, तो कौन सा लेंस लगाएंगे? डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। डाइवर्जिंग लेंस आप सबको मालूम है कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। भाटी भाई सही बोलो, देखो ये आपने इस तरीके से लगाया तो क्या होगा? जो पैरेलल रेज हैं वो हल्की सी डाइवर्ज होंगी, और डाइवर्ज होके, पहले डाइवर्ज होके यहाँ आई, एक सेकंड सही नहीं बना थोड़ा सा, दिमाग सब यही लगा लो भाई। ये यहाँ से रेज आई, डाइवर्ज होके कहाँ आई? डाइवर्ज होके यहाँ आई। अब दोबारा से जब कन्वर्ज होंगे तो कन्वर्ज होके कहाँ मिल रही हैं? रेटिना पे। तो आपने कौन सा लेंस लगाया इसकी ठीक करने के लिए? कॉनकेव लेंस को लगाया है। और ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो मायोपिक आई को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है? फोकल लेंथ, रीजन देख लेते क्यों है। फोकल लेंथ डिक्रीजेस हो जाती है, आई लेंस ठीक रहता है, सिलेरी मसल फुल्ली रिलैक्स नहीं कर पाती, और हाई पावर ऑफ कन्वर्जेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो लेंसेज हैं दे विल फॉर्म द इमेज एट द पॉइंट। और दूसरी चीज आई बॉल टू लॉन्ग होती है, जिसकी से पावर ऑफ कन्वर्जेंस भी इंक्रीज। अब पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज हुई है, क्या इंक्रीज हुआ है? पावर ऑफ कन्वर्जेंस। भाई जब पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज हुआ है तो उसको डिक्रीज कराने के लिए क्या लगाओगे? डाइवर्जिंग मिरर लगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे। डाइवर्जिंग लेंस क्या है राजे? कॉनकेव लेंस है। आई बात समझ में? अगली चीज मेरे साथ देखेंगे आप लोग सारे बच्चे, ठीक। अगला डिफेक्ट ऑफ आई हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई के केस में क्या होता है कि हमारे इसका क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या है? ध्यान से सुन। आपका नियर पॉइंट क्या है आई का? आपका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। तो आपको 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको 30 वाला, 40 वाला, या फिर 50 सेंटीमीटर पे प्लेस करा हुआ ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपका हाइपरमेट्रोपिक आई में नियर पॉइंट क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है।
तो अब ये क्यों होता है? ये जनरली ओल्ड एज में होता है। जनरली कहाँ होता है? ओल्ड एज। विद द एजिंग आपकी क्या होती है, जो मसल्स होती हैं थोड़ी वीक हो जाती हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं? दे आर नॉट, दे आर वीक, so are not able to contract properly। तो इससे क्या होता है? प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। जब वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो क्या होगा? आइलेंस उतना थिक नहीं होगा और पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज नहीं करेगी। क्या करेगी? पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज नहीं करेगी। तो क्या हो जाता है? सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, हैव लेस पावर ऑफ कन्वर्जेंस। लेस पावर ऑफ कन्वर्जेंस इज द अदर रीजन। एंड थर्ड वन, आई बॉल टू शॉर्ट। कई बार आई बॉल छोटी रहती है, जनरली ये ओल्ड एजेस में होती है। हाइपरमेट्रोपी जब दूर की चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन उनको रीडिंग करते हुए चश्मा चाहिए ही चाहिए। अगर उनके पास नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? अपनी आइज के हिसाब से क्या करेंगे? थोड़ा दूर करके पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं रखकर 25 सेंटीमीटर, थोड़ा दूर रखेंगे। दूर रखने का कारण क्या है कि उनको वहां से सही चीज बनेगी। तो इसमें क्या होता है? लो पावर ऑफ कन्वर्जेंस हो जाती है। तो नॉर्मल आई के पोजीशन में क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट, जो पास में एक ऑब्जेक्ट है, उससे जो रेज आ रही हैं आपको, उससे जो रेज आ रही हैं यहाँ से, वो क्या करेंगी आपकी? दे विल मीट बिफोर मीट। ऐसे थोड़ा सा जो भी अगर कुछ ले रही यहाँ से रेज आई तो क्या होगा? ध्यान से सुन, यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, तो रेज जो हैं वो बेंड तो करेंगे इस तरीके से, बट दे आर गोइंग टू मीट बिहाइंड रेटिना, नॉट एक्चुअली मीटिंग। मीट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि क्या है? लो पावर ऑफ कन्वर्जेंस है। क्या है? लो पावर ऑफ कन्वर्जेंस। तो लो पावर ऑफ कन्वर्जेंस तो रेज कहाँ होंगे? रे विल कन्वर्ज बिहाइंड रेटिना। रेज विल कन्वर्ज बिहाइंड रेटिना, ठीक है। रेज कहाँ से पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर तो आप जानते हैं सीधे, तो यहाँ पे पीछे बनेंगे। तो अब जो नॉर्मल आई थी, नॉर्मल आई के केस में क्या था? जो रेज आ रही है फार पॉइंट से, वो कहाँ जाके मीट कर जानी है? दे आर गोइंग टू मीट एट रेटिना। दे आर गोइंग टू मीट एट रेटिना पे मीट कर रहे हैं। अब रेटिना पे मीट ना करके दे आर मीटिंग बिहाइंड रेटिना, दे आर मीटिंग बिहाइंड रेटिना। तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस इंक्रीज करानी है तो एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। यहाँ से थोड़ी सी रेज हल्की कन्वर्ज हुई, फिर यहाँ जाके पूरी कन्वर्ज होगी रेटिना पे। तो इससे क्या हुआ? आपको इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ इमेज हो सके, ठीक। तो मायोपिक आई को ठीक करने के लिए आप लोग किसे यूज कर रहे थे? कन्वर्जिंग लेंस को यूज कर, वो डाइवर्जिंग लेंस को, दैट इज कॉनकेव लेंस को। इसको इनके करने क्या करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस को यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस को यूज करेंगे टू इंक्रीज द पावर ऑफ कन्वर्जन। बट लेकिन क्या होता है विद एज, जैसे आपको, जैसे मैं छोटा हूँ अभी, तो मेरे को चश्मा लग गया है, धीरे धीरे मेरी सिलेरी मसल्स क्या होंगी? वीक होंगी। ग्रेजुअल वीकनेस से मेरे को क्या होगा? मुझे वो मायोपिक आई के साथ साथ माई ऑल्सो गोज टू बी हाइपरमेट्रोपिक। मायोपिक आई के साथ साथ मेरी आईज जो है वो क्या हो जाएंगी? हाइपरमेट्रोपिक भी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मतलब मेरे को अब क्या यूज करना पड़ेगा? बायफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? बायफोकल लेंस। हाँ, अगला आता है प्रेस बायोपिक। प्रेस बायोपिक इज अ कंडीशन ड्यू टू द weakening of the ciliary muscles where eyelids are not able to relax properly and they are not able to contract properly. That means they are not able to see the nearby object as well as far away object clear. In that condition, the eye is said to be press biopic. And to deal with this thing, eyes में क्या यूज करते हैं? बायफोकल लेंस को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बायफोकल लेंस। क्लियर हुआ? हाँ सर। प्रेस बायोपिक में कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज होता है? देखिए, प्रेस बायोपिक में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों यूज होते हैं।
उनको क्या करना है, जब पास की देखना है तो रेस को डाइवर्ज भी कराना है, और जब पास वाली रेस है तो उनको ज्यादा कन्वर्ज। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे ना कट सा आ जाता है, तो जब आपको नीचे, तो ऐसे वो ऐसे करते हैं चश्मा, नॉर्मल ना चश्मा यहाँ से देख लेता है, तो नीचले पोर्शन में देखने के लिए ना आपको ऐसे वो अपना चश्मा ऐसे कर लो सेट, तो वहां से आपको दिखता रहेगा इस तरीके से होता है। या फिर दो तरीके के लेंस होते हैं, पढ़ते वक्त आप उसे लगा लो, बाकी उसे लगा लो, तो वो एडजस्टेबल फोकल लेंथ के आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। एक इसकी हमारी लेसिक सर्जरी भी है, लेसिक सर्जरी लेकिन अवॉइड करते हैं लोग, क्योंकि क्या है कि अगर लेंस में कुछ खराबी हो गई देन इट विल मोर डिफिकल्ट टू कैरी आउट द थिंग्स। क्लियर। अगली चीज है हमारे पास, दैट इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। हाँ नहीं नहीं, एक छोटा टॉपिक, आई एम वेरी सॉरी। व्हाई ह्यूमन बीइंग्स हैव टू आईज इंस्टेड ऑफ वन। टू आईज एक तो वाइड व्यू देते हैं और बेटर रिसेप्शन देते हैं। क्या होता है, हमारे पास जो रेज आईज में रेज आती हैं वो 3D पैटर्न से डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। उनकी एक्यूरेट इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे पैटर्न्स को प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा क्या आता है, फिक्सिंग इन दी आई आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में हमारे पास टू टू तरफ से प्रेडिक्शन आते हैं, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। लेफ्ट और राइट से कहीं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, उन सारी डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करके एक सिंगल इमेज बनाता है, जो प्योर 3D इफेक्ट देता है, जैसे आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिर हुई बात क्लियर। वाइडर व्यू एज वेल एज बेटर इमेज फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ, आई बात। अब आपने देखा कि टू आईज क्यों होती हैं, क्लियर हो गया। बेटर व्यू और बेटर प्रिसीजन, मतलब कि एक्यूरेसी ऑफ आई आती। ठीक है, क्लियर। अगला आता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अगला है, आपने रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखा हुआ है, बट अभी हम कहाँ से देखेंगे, ग्लास प्रिज्म पे। ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं, तो ग्लास प्रिज्म कैसा है, ग्लास प्रिज्म हमारा 3 ट्रायंगुलर फेसेस से और 2 ट्रायंगुलर फेसेस और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस से बनता है। बट लेकिन आपको सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये ABC ट्रायंग वो प्रिज्म है। ये एंगल ए जो होता है, इट डिनोट्स एंगल ऑफ प्रिज्म, इट डिनोट्स एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी आपको मालूम है, रे अगर रेयरर मीडियम टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, वेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बिकम रेयरर टू डेंसर है तो इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, और अगर डेंसर टू रेयरर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो कहानी क्या है, जो यहाँ से रे आ रही है, ध्यान से सुनना, उसका नॉर्मल ये बना, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाउ इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये अपना, एक बार एंगल आर आ गया, फिर ये I2 हो गया। अब यहाँ से रे क्या करेगी, R2 पे रिफ्लेक्ट क्या करेगी। अभी क्या हुआ, सॉरी, ये रे टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई है, यहाँ से रे क्या करेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास है, अगेन हेयर इट इज एयर, तो मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट यहाँ पे दोनों की तरफ आप देखें, दोनों टाइम्स जो बेंडिंग हुई है दैट इज ऑलरेडी टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, दोनों तरफ जो बेंडिंग हुई है दैट इज ओनली एंड ओनली टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। अब बेस ऑफ प्रिज्म पे बेंडिंग होने की वजह से बेटा जी बात सुनेगा ध्यान से, तो रेस क्या कर रही है, बेंड अवे कर गई, दे आर बेंडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल रे, और उस वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना, उस क्योंकि जो हमारी लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट क्या करती है, 7 कलर कंटेन करती है, और हर कलर की अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से सबकी अपनी अपनी डेविएशन आती है। बट सातों कलर मिलके क्या करते हैं, व्हाइट लाइट बना देते हैं। तो अगर आप प्लेन ग्लास स्लैब का केस लेते हैं, तो रेज आपकी क्या करती हैं, दे विल कलेक्ट टुगेदर, और ग्लास स्लैब में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ग्लास स्लैब में पहले रेज है यहाँ से, दे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगेन दे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखा गया कि इंसिडेंट और नॉर्मल रे जो आई है वहां से, वो क्या है, दोनों आपस में
पैरेलल हैं। तो लाइट वाइट कलर के मामले में देखेंगे 7 कलर कंटेन होते हैं। अब ये 7 कलर जब यहाँ जाएंगे, 7 कलर विल हैव द डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ, तो वो पहले स्कैटर कर जाएंगे। इधर क्या होता है, 7 कलर डिस्पर्स होते हैं, दिखाई नहीं देते, तो दिखाई कब देंगे, जब बाहर आएंगे। पहले स्कैटर होते बाद में क्लब हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट लाइट जो है पहले वो क्या होगी, स्प्लिट अप होगी। दोबारा से यहाँ पे बेंडिंग ना होने की वजह से व्हाइट लाइट के जो 7 कलर्स हैं, विच इज कॉल्ड टू बी विबग्योर, विच इज कॉल्ड टू बी विबग्योर, वो क्या होते हैं, उससे दूर भागे। जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन और, ठीक है। तो वो जब बेंड होकर दोबारा आएंगे, दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द बैंड। यहाँ पे 7 कलर्स अलग 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 तरीके से निकल जाएंगे। एक मिनट, वो 7 कलर्स क्या होंगे, दे आर कॉल्ड टू बी देयर mensuration, that called to be, oh no sir, no sorry, what I have said, sorry, my bad. This is called to be dispersion and formation of spectrum, and formation of spectrum होगा। क्लियर, आई बात समझ में। और ये बैंड ऑफ 7 कलर कैसे नहीं होता है, विबग्योर। बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड टू बी स्पेक्ट्रम, साउथ का वीआई। अब जो आर है, वॉयलेट, लीस्ट डेविएट, मिनिमम फोकल लेंथ, रेड कलर है मैक्सिमम फोकल लेंथ, रेड की सबसे ज्यादा फोकल लेंथ। तो बाकी सब भी हमें कलर ग्रीन दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है कई बार। वो क्यों है, क्योंकि उनकी फोकल लेंथ भी ठीक है। और आपको वॉयलेट कलर नहीं दिखाई देगा, इंडिगो दिखाई नहीं देता, हल्का हल्का इल्यूजन आता है पर्पल का, वॉयलेट का, पर वो दिखाई नहीं देता इंडिगो कलर वगैरह प्रॉपरली सन वो रेनबो में। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर। द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ फॉर्म ऑफ द डिफरेंट 7 कलर्स कॉल्ड टू बी विबग्योर, और द पैटर्न फॉर्म्ड इज कॉल्ड टू बी, दैट पैटर्न फॉर्म्ड इज कॉल्ड टू बी स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई बात समझ में। अभी क्या होगा, यहाँ पे विबग्योर बनेगा, डिस्पर्जन हो गई, और जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज बैंड ऑफ 7 कलर्स कॉल्ड टू बी विबग्योर। दोबारा से शॉर्ट फॉरवर्ड रिवीजन करा रहे हैं इस टॉपिक की। तो लाइट रेज आएंगे, दे आर बेंडिंग 2 टाइम्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, और बेस ऑफ प्रिज्म पे 2 बार बेंड होने की वजह से क्या होता है, नॉर्मल ग्लास स्लैब में रेज जो होती हैं दे विल कन्वर्ज, दे विल मीट अप, ऑल द फ्रीक्वेंसीज विल बी मीट अप अगेन विद द सेम थिंग्स। तो सारी जितने डिस्पर्जन हुई हैं, 7 कलर्स की स्प्लिटिंग हुई है, वो 7 कलर्स कंबाइन हो जाते हैं। पर यहाँ पे 7 के 7 कलर्स दोबारा से स्कैटर्ड आउट, और दोबारा से दोबारा एक ही सेम वो पैटर्न पे डिवेट कर गए हैं, जिसकी वजह से जब वो बाहर आएंगे तो हमें बैंड ऑफ 7 कलर देखने को मिलेगा। दैट बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड विबग्योर और स्पेक्ट्रम, और इसको हम लोग देसी भाषा में रेनबो भी बोलते हैं। तो अब रेनबो क्या है, रेनबो इज अ पैटर्न और द फॉर्मेशन ऑफ द बैंड ऑफ 7 कलर इन द स्काई इज कॉल्ड टू बी रेनबो। द पैटर्न ऑफ ऑब्टेनिंग द विबग्योर इन द स्काई आफ्टर द रेन इज कॉल्ड टू बी द रेनबो। और रेनबो की फॉर्मेशन में होता क्या है, रेनबो की फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारी वाटर ड्रॉप है वो कैसी शेप में है, वाटर ड्रॉप हमारी है स्फेरिकल शेप। इसमें क्या होता है, और ये रेन ड्रॉप कैसी होती है, थोड़ी डेंस होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब यहां से जो रे आएगी वो कैसे मीडियम से आ रही है बेटा, रेयर पे आ रही है। तो वो जो बेंड करेगी यहाँ पे, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। इस पॉइंट पे यहाँ जाके वो दोबारा से रिफ्रैक्ट करेगी। अब रिफ्रैक्शन कैसे होनी है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होनी है। कैसे होनी है, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने के प्रोसेस में बात सुनना ध्यान से, ये रे इतनी ज्यादा डेंस होती है कि जो बेंडिंग ऑफ रे है, जो आपकी बेंडिंग ऑफ रे, वो बाहर ना जाने की बजाय वो कहाँ हो जाती है, इंटरनल बेंडिंग हो जाती है। कैसे होती है,
इंटरनल बेंडिंग, तो उसको आप कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो जो प्रोसेस होता है दैट इज TIR इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसकी वजह से रेज हमारी सारी बैंड ऑफ, यहाँ से हुई सारी सातों के सातों कलर बाहर निकल के दिखाई देते हैं हमें, दैट इज कॉल्ड टू बी दी रेनबो। तो रेनबो के लिए दो प्रोसेसेस डिफाइंड हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। अब वो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो है ना, वो आपकी ग्लास प्रिज्म, वो नॉर्मल ग्लास लैम्प में भी होती है, पर जब उससे रे बाहर आती है तो हमें व्हाइट ही दिखाई देती है। रीजन क्योंकि जो 7 कलर जो डिवेट हुए हैं वो दोबारा जब डिवेट होते हैं तो कंबाइंड फॉर्मेशन के लिए कंबाइंड जाते हैं। तो 7 कलर पहले स्प्लिट अप हुए, फिर जब बाहर आए दोबारा से कंबाइन हो गए 7 कलर्स। वो जो 7 कलर्स कंबाइन होकर सिंगल फॉर्मेशन ऑफ कलर पैंड बना है, दैट इज कॉल्ड टू बी विब, वो व्हाइट लाइट बनेगी। और अगर वो 7 कलर्स दिख जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड टू बी विब जॉन, है ना। तो यहाँ पे दो प्रोसेस आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इधर से, ठीक। आई बात समझ में आया? अगली चीज हमें जो देखनी है दैट इज कॉल्ड टू बी द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमें यहाँ से टॉपिक देखना है जो 2 मार्क का हमारा टॉपिक बनेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हाउ थिंग्स विल वर्क। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या है, देखो हमारा ये अर्थ सरफेस हुआ, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा ऊपर गए, तो डिफरेंट डिफरेंट एयर लेयर्स के पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट एयर लेयर्स के पैटर्न है हमारे पास। तो डिफरेंट डिफरेंट एयर लेयर्स के पैटर्न है, तो क्या होता है, एज यू गो हायर एंड हायर द टेम्परेचर वेरिएशन टेक प्लेस, कुछ कूलर पार्ट्स हैं, कुछ हॉटर पार्ट्स हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कूल पार्ट्स हैं, दे आर, जो कूलर साइड वाले पार्ट हैं, दे विल कंसिडर देमसेल्फ एज ऑप्टिकली डेंसर, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या होंगे, दे विल बिहेव लाइक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बट जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, these layers will act as a optically rarer medium। तो क्या होता है, when a sun rays or the light rays coming from the sky, ठीक है, then the earth atmosphere have different air layers which have the different densities and they will behave as a different optical mediums की तरह वर्क करते हैं, they will work as a different optical mediums की तरह वर्किंग आएगी। और डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम्स की तरह जो वर्किंग आएगी तो उसके से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी, उसके से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, दैट बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। और दैट बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंट एयर डेंसिटीज, ड्यू टू डिफरेंट एयर डेंसिटीज इज कॉल्ड टू बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज in the atmosphere due to the varying optical density of the air layers is called to be atmospheric refraction। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास कुछ चीजें हम लोगों को ऑब्जर्व करने में आती हैं। सबसे पहली आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टू बी अपीयरिंग ऑफ द स्टार। तो क्या है, स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। सबसे पहली चीज क्या है, जो स्टार्स हैं दे अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, स्टार्स अपने एक्चुअल पोजीशन से ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, देखिए ये स्टार है यहाँ पे, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये क्या है बेटा, अर्थ सरफेस। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आउटर स्पेस है, ये क्या है राजे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम। अब यहाँ से लाइट आई सीधी, इधर क्या हो गया, यहाँ से लाइट हल्की सी बेंड कर गई, जाना चाहिए था इस पाथ पे, क्या हो गया, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ से क्या हुआ बेटा जी, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, द बेंडिंग इज टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो ये एकदम सीधा 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 आपको जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही। अब पर्सन की आई क्या है, इधर उसको दिख गया, बट पर्सन जो है वो कैसे इंटरप्रेट करेगा, पर्सन तो इंटरप्रेट कर रहा है कि रे कैसे आ रही थी, स्ट्रेट वे में आ रही थी, ये उसकी क्या थी, एक्चुअल पोजीशन थी। ये क्या है, रेस की एक्चुअल पोजीशन है भाई। अभी रे बेंड हो गई, बेंड होने के से आपको दिखाई दे गई, दिखाई देने के बाद आप जब ऊपर गए, जब आपने देखा, यू फाइंड दैट रेज आर मूविंग इन दी
अपर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पे। ये ब्रेन तो ऐसे इंटरप्ट करेगा ना, आई ने ब्रेन को दिया तो ब्रेन तो कहेगा कि रे क्या आ रही है, सीधी फॉर्म में आ रही है, तो सीधे फॉर्म में जाने के कैसे देखेगा, इट विल ऑब्जर्व इट इन दिस पार्ट। तो यहाँ पे जब देखेंगे दैट इज कॉल्ड टू बी योर, तो ये क्या है, ऑपरेंट पोजीशन है। ये कैसी पोजीशन है, ऑपरेंट पोजीशन है, मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं है। स्टार्स अपीयर हायर देन दिस वे। अभी क्या होता है, स्टार्स बहुत दूर होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं हमसे बहुत दूर होते हैं, दे विल बी एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, दे विल अपीयर एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो जब उनसे रेज आती हैं 4.7 ईयर्स लेटर है, तो मतलब कि वो 4.7 ईयर्स और लाइट ईयर्स, मतलब 4.5 साल वैसे भी नहीं, 4.7 लाइट ईयर्स से लाइट वहां से ट्रेवल करते हुए आ रही है, इतनी दूर दूर से। जब लाइट यहाँ पे आती है तो पॉइंट, मेरी बात समझिएगा कैसे वर्क कर रही है, ये ध्यान से सुनना। तो वो जो लाइट ट्रेवल होकर आ रही है, वो सिंगल बीम ऑफ लाइट आ रही है इतनी दूर से, बहुत सारी रेज में अगर आप देखें तो दे विल बी कम एज अ बंडल ऑफ वन रे एज इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो दूसरी रे भी आ रही है, तीसरी रे भी वहीं से आ रही है, तो सेम रेज जब वहां से आ रही होती है तो डिफरेंट रेज जब साथ में आपस में मिलकर आ रही है तो दे विल कम एज वन पॉइंट विद द हायर इंटेंसिटी। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो है ही, बेंडिंग होगी, बेंडिंग होने की वजह से क्या होता है, एक टाइम पे ज्यादा रेस कन्वर्ज हो जाती हैं, दूसरे टाइम पे कम रेस कन्वर्ज हो जाती हैं। जब ज्यादा रेस कन्वर्ज होती है स्टार्स विल अपीयर ब्राइटर, और कम होती है दे विल अपीयर एज अ लाइटर ऑब्जेक्ट, राइट। तो वो जो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी में फर्क आता है दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसकी वजह से डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की वजह से क्या होता है, एक पॉइंट पे आपको हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिली, दूसरे पे लो। जब हाई इंटेंसिटी लिखेगी आपको लगेगा कि क्या कर रहा है, ब्राइट ज्यादा है, कम आएगी तो आपको क्या लगेगा, डिम लगेगा। दिस ऑल्टरनेट डिमनेस एंड ब्राइटनेस कॉजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ, ओ सॉरी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो सर फिर सन क्यों नहीं ट्विंकल करता, सन भी स्टार है, सन हमारे बहुत पास है, सन क्या है, बहुत पास है। जब सन को ऑब्जर्व करते हो सन का साइज बाकी स्टार से छोटा ही है लगभग, बट हमारे पास होने के समय बड़ा दिखाई देता है। तो पास इतनी है कि जब वहां से लाइट आ रही होती है दे विल कम इन दी बंडल, बड़े बंडल जैसे, बड़े बंडल के अंदर जब बहुत से जाते हैं तो जो स्मॉल डिफ्लेक्शन इन द इंटेंसिटी है वो देखना मुश्किल हो जाता है, वो इंटेंसिटी उतनी पता नहीं चलती, इसलिए सन हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बट वाई डू नॉट प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स के साथ भी यही है, दे आर द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इन लार्ज पार्ट। तो वहां से जब रेस आती है रिफ्लेक्ट बैक होके दे विल अपीयर एज अ सिंगल, एक पॉइंट पर रेस आएंगे तो दे विल एट पॉइंट सिंगल रे ऑफ हाई इंटेंसिटी, अदर इज ऑफ लो इंटेंसिटी। तो ये जो प्रोसेस है ये नहीं होगा कहाँ पे, प्लैनेट्स के केस में। प्लैनेट्स क्यों नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स जो है दे विल गिविंग यू द रेज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, वो बंडल की फॉर्म में आपको रेस दे रहे हैं, वो बंडल की फॉर्म में जब आपको रेस मिलेंगी तो उसमें जो ऑल्टरनेट डिमनेस और ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट है वो वैनिश हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, इसलिए ट्विंकलिंग प्लैनेट्स में नहीं होती है, ठीक। अगला एक टॉपिक है व्हाई सन अपीयर रेड एट सनराइज और एट सनसेट, राइट। व्हाई सन अपीयर एट रेड और सनराइज और सनसेट। अभी आपको बता दूं विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, मिनिमम वॉयलेट वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की। ये अपनी रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, येलो की मॉडरेट है, तो ये भी हमें दिखाई दे जा रहा है। तो अब क्या होता है जब मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक, उससे रिफ्लेक्शन भी होना अच्छे लेवल पर देखा जाएगा। इधर ध्यान से देखो, अब वर्किंग कैसे है यहाँ पे, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहली बात, ये एक होराइजन है जिसे आर्टिफिशियल माना जाता है। जब सन यहाँ पे है, ठीक, जब सन यहाँ आ जाएगा ना तो ये देखो, ये बिलो होराइजन है, ये अबव है। व्हेन सन इज अबव होराइजन तो हम बोलेंगे सनराइज, क्या बोलेंगे, सनराइज, ठीक। पर एक्चुअल क्या होता है, जब सन क्लोज टू द होराइजन होता है, इससे रेज आ रही है, इससे रेज आने की वजह से क्या होता है, यहाँ से रेज आई इधर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे,
आई ऑफ ऑब्जर्वर पे पड़ी, जब उसने सीधी ऑब्जर्वेशन ली तो आपको दिख गया कि सनराइज। अभी क्या होता है, वंस व्हेन सन इज बिलो द होराइजन, नियर टू द होराइजन, क्या होता है, रेज आती हैं, वो रेज क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। रेज क्या करती हैं, अब वो कन्वर्ज करेंगे, दैट मींस दे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कन्वर्ज मींस टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल में बेंडिंग होगी और बेंडिंग होकर आई ऑफ द ऑब्जर्वर पर पड़ जाएगी। जब आईज ऑफ द ऑब्जर्वर पे रेज आ गई हैं तो वो इमेज फॉर्म कर लेगा। तो वो कैसे सोचेगा कि सन एक्चुअल सनराइज की कंडीशन में आ चुका है, उसको दिख रहा है। और इस पॉइंट पे जो सन रेज में जो व्हाइट कलर है, जब वो यहाँ आएगा वो स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स तो होगा ही होगा। अब उस केस में जो रेड कलर है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सन एक्चुअली सनराइज नहीं हुआ, व्हेन इट इज नॉट द अबव द होराइजन। उस केस में, सन के केस में आप बोलोगे कि सन जो है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, रेड। और रेड क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सन से जो रेज आनी है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है 7 बैंड में कन्वर्ट होने वाली है, उसमें से रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, डिस्पर्जन सबसे कम है। ठीक, वॉयलेट सबसे ज्यादा डिस्पर्स कर सकता है, बट वेवलेंथ इतनी कम है कि हमें दिखाई ही नहीं देगी। तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस पॉइंट पर रेड कलर ही सबसे ज्यादा रिवेव वो ट्रेवल करने वाली है बिलो द होराइजन। और व्हेन द सन इज अबव होराइजन तो सब तो सारे आएंगे। तो जब यहाँ पे सन इज बिलो द होराइजन होता है तो भी हम सन को एक्चुअली देख पाते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी एडवांस सनराइज, दैट इज कॉल्ड टू बी एडवांस। And when we are not able to see the sunset, we are able to see the sunset after this actual sunset, that is called to be delay sunset. ऐसा करने से हमारे पास 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 2 मिनट पहले आप देख पाते हो, 2 मिनट बाद देख पाते हो सन को। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनेगा। यहाँ पे जो रेड कलर है उसने ट्रेवल करना है और रेड कलर की वैल्यू सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब सन बिलो द होराइजन है, यहाँ पे रेड कलर ही सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है। And as the red color is going to travel the maximum distance, in that scenario, the wavelength is maximum of the red color. It will travel and fall on the eye of the observer. इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे सिर्फ रेड कलर ही हमारे पास रिवेट होके आ रहा होता है, इसलिए हमें एडवांस सनराइज और डिले सनसेट दोनों दिखते हैं, और रेड कलर भी इसलिए दिखाई देता है। समझ में आया? इस एडवांस सनराइज डिले सन के हमें 4 दिन, अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर में कोई भी पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक, क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? एडवांस सनराइज डिले सनसेट। एक आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, and the pattern from the scattering of the light by the collider particle present in the solution or in the air or in the atmosphere is called to be Tyndall effect. तो अब जब एयर पार्टिकल्स की वजह से हो रही है और बैंड ऑफ 7 कलर स्प्लिट अप हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी योर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट इज कॉल्ड टू बी योर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि स्मॉल है तो लाइट स्कैटर करेगी। अब इस केस में लाइट जब स्कैटर करती है तो ब्लू कलर जो होता है दैट स्कैटर्स द मोस्ट। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हमारे पास जो रेड कलर उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर रहा है, स्कैटरिंग कम है। और जो ब्लू कलर उसकी वेवलेंथ और उसकी स्कैटरिंग, जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिस चीज़ की स्कैटरिंग ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है एटमॉस्फेयर में, इसी रीजन से हमें स्काई क्या करता है, ब्लू दिखाई देता है। रात को हम लोग सन की बैक साइड पर आते हैं, हमें रात को स्कैटरिंग के प्रोसेस दिखाई नहीं देते, और हमारा जो है फॉर एग्जांपल लाइक हमारा जो पूरा है पैटर्न ऑफ द स्काई विल बी ब्लू इन दैट केस। क्लियर? आया समझ में? क्लियर हुआ अच्छे से? यहाँ पे आपको ह्यूमन आई रिवाइज होता है। क्लियर? ह्यूमन आई के तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है?